हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि झेलम रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था एंडीज माउंटेन रेंज को लेकर के। तो एंडीज माउंटेन रेंज को अगर हम मैप में व्यू करें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है एंडीज माउंटेन रेंज। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकांक्युआ। एंडीज माउंटेन रेंज एशिया के बाहर हाईएस्ट माउंटेन रेंज के रूप में लोकेटेड है। ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज के रूप में भी एग्जिस्ट करती है। तो एंडीज माउंटेन रेंज से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग और इजिप्ट में COP27 की मीटिंग, तो इन्हीं को लेकर के बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये मीटिंग जो है वो कंक्लूडिंग स्टेज पे है। तो इनमें से क्या रिजल्ट निकल करके आया उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं G20 ग्रुप की मीटिंग को लेकर के। आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर से G20 ग्रुप की जो हेडशिप है वो इंडिया को दी जाएगी 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर G20 ग्रुप की जो कंक्लूडिंग स्टेज रहा उसमें फोकस किया गया वॉर सिचुएशन को लेकर के। यहाँ पर क्लियर किया गया कि प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर सिचुएशन है इसकी एंडिंग स्टेज के तरफ ले जाने के लिए वर्ल्ड लेवल को इसमें कोशिश करनी चाहिए। जो भी इशू है उनको कोऑपरेशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ये वॉर होने की वजह से सिर्फ ये दो कंट्रीज की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं, जैसे कि हम ग्रेन की बात करें, अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा भी कि इंडिया की तरफ से बहुत बार सारा एक्सपोर्ट किया गया वीट का, क्योंकि वीट का प्रोडक्शन जो है वो उन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है और बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पर उनका डिपेंडेंसी भी है कंट्रीज़ की रशिया और यूक्रेन के ऊपर। लेकिन वहाँ पर वॉर की सिचुएशन होने की वजह से ये अवेलेबिलिटी ना हो पाई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है वो हाइक देखने को मिले। साथ ही साथ वहाँ पर जो एडिबल ऑयल जो होता है, सनफ्लावर ऑयल, इनका भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, जिसकी वजह से इन लेवल पर या इन एरिया पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। तो ये एक बेसिक रीजन है कि वॉर जैसी सिचुएशन होने की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वो इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बात किया गया कि इन्फ्लेशन, डिस्टर्बिंग सप्लाई चेन्स, हाइटनिंग एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी एंड एलिवेटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क, ये सारे पॉइंट जो हैं इनकी वजह से ये वॉर होने की वजह से ये सारे इशू जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरीके की वॉर जैसे सिचुएशन को एलिमिनेट किया जा सके। साथ ही साथ में अगर इस तरीके के इशूज हैं तो उनको इस तरीके से सोल्व किया जाए कि न्यूक्लियर वेपन जैसी जो भी कंडीशन है, जो भी उनको यूज़ करने की, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि इस तरीके की थ्रेट देखने को मिली कि अगर ये वॉर जो है वो एक कंक्लूडिंग स्टेज में नहीं गया तो इसमें इस तरीके के वेपन यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बात बोली गई है कि इस तरीके के वेपन को यूज़ करना जो है वो एक ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है उसको एक एंडिंग पॉइंट पर ले जाने वाली बात होगी। तो इन सभी को एक एलिमिनेट करना चाहिए और जो वॉर है उसको कोऑपरेशन के थ्रू सोल्व करने की या डिस्कशन के थ्रू जो है, नेगोशिएशन के थ्रू जो है उसको सोल्व करना चाहिए। इंडिया ने स्पेसिफिक इसके ऊपर फोकस किया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है COP27 की मीटिंग को लेकर के। और यहाँ पर जो मीटिंग हुई इसमें स्पेसिफिक फोकस किया है, यूरोपियन यूनियन ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात यहाँ पर रखी। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ने, मैक्सिमम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसका अपोज किया। ये जो उनका नया इनिशिएटिव है वो फोकस करना चाह रहे हैं कि कार्बन बॉर्डर टैक्स, मतलब कार्बन एमिशन जो है स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने इम्पोर्टेंटली
फोकस किया कि सीमेंट का जो जनरेशन होता है, स्पेसिफिक कुछ ऐसे टारगेट्स, कुछ ऐसे पॉइंट डिसाइड किए जाएं कि इनके एमिशन के ऊपर, अगर इनकी वजह से ये प्रोडक्शन होता है और ये एमिशन होता है, तो इनके ऊपर कुछ टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का ये इनिशिएटिव था। हालांकि कुछ कंट्रीज, मैक्सिमम जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्होंने इसका अपोज किया इन कंट्रीज का। यहाँ पर बेसिक ग्रुप के बारे में बताया गया है। बेसिक जो है, इसमें ये ग्रुप जो है 2009 में इसको बनाया गया था। इसमें 4 कंट्रीज हैं, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। इन्होंने स्पेसिफिक फोकस किया है कि ये कंट्री जो है, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो भी डेवलपमेंट है या जो भी प्रोडक्शन है, उसमें कोल के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर COP26 की मीटिंग में इंडिया ने फोकस किया था कि कोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। हालांकि हम क्लीन एनर्जी की तरफ अपने आप को प्रमोट करेंगे, और जो फेज आउट जो टर्म है उसको उन्होंने रिप्लेस किया था फेज डाउन, कि टाइम के साथ में जो हम अलग अलग टारगेट सेट करेंगे, वो टाइम के साथ में कोल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव रखा गया कि इस एमिशन की वजह से टैक्स रखा जाए, तो इसको लेकर के यहाँ पर बोला गया कि इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो अपने आप को ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ, लेकिन ये ट्रांसफ़र करने के लिए टेक्नोलॉजी और जो फंड चाहिए, वो धीरे धीरे उसमें अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो ये काम जो है, एकदम से इस तरीके के टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो इसमें G20 ग्रुप की जो इंडिया के पास में भी प्रेसिडेंसी आएगी, तो इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया का क्या विजन होगा। तो यहाँ पर इंडिया ने फोकस किया है, जैसे कि अभी हमने फ्रंट पेज पर भी डिस्कस किया था, कि फूड सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, इसके अलावा ट्रेड, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीमेन एम्पावरमेंट जो है उसके ऊपर भी इंडिया फोकस करने की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट 1 ईयर में बहुत सारी जो है वो इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि G20 ग्रुप और HCO की जो हेडशिप है वो 2023 में इंडिया के पास रहेगी। तो एक तरीके से इंडिया जो है अलग अलग ग्रुपिंग में जो अपना पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करेगा और कोशिश करेगा कि सभी कंट्री जो हैं वो इसमें शामिल हो। यहाँ पर स्पेसिफिक फोकस किया गया है कि चाइना और पाकिस्तान का जो भी एक तरीके से कोऑपरेशन है वो यहाँ पर देखने को मिले, ताकि बहुत सारे बेसिक जो पॉइंट्स हैं उन पर एक रिजल्ट निकल करके आ सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फूड एंड सिक्योरिटी, फूड एंड एनर्जी शॉर्टेज, टेररिज्म एंड कन्फ्लिक्ट, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, और वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इंडिया जो है वो स्पेसिफिक फोकस करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बताया गया है, देखो राइटर जो है उन्होंने 2 पॉइंट के ऊपर बात फोकस की है कि अभी हमने देखा कि 2 अलग अलग स्टेट की 2 यूनिवर्सिटी के 2 वाइस चांसलर को रिप्लेस किया गया, हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया है। पहला उन्होंने गुजरात के केस की बात की है कि गुजरात में 2022 में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात में जो है वहाँ पर जो वाइस चांसलर थे उनको रिमूव किया गया है, और ये बोला गया कि द सर्च कमेटी डिड नॉट फॉर्म ए पैनल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं देखने को मिली, इसीलिए इनको रिप्लेस किया गया। और दूसरा, केरला में जो अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है उनके वाइस चांसलर को इसलिए हटाया गया कि आपकी जो कमेटी जो बनी थी, यूजीसी ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने एक ही पर्सन का नेम रिकमेंडेट किया था। 4 to 5 पर्सन के नेम रिकमेंडेशन होने चाहिए थे, और उसी के बेसिस पर 1 पर्सन को चूज किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पहले से ही ऑप्शन एक रखा जिसके बेसिस पर उन्हीं को चुना गया। तो यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया है कि क्या होना चाहिए, इस तरीके से एक ही पर्सन के ऊपर फोकस ना करते हुए जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसके बेसिस पर इन दोनों को हटा दिया गया। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, केरला के जो गवर्नर है उन्होंने फोकस किया कि मैं हूँ चांसलर, तो यहाँ की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 11 यूनिवर्सिटीज़ का नेम उन्होंने सजेस्ट किया, जहाँ पर वाइस चांसलर जो है उन्होंने बताया कि यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है उनको अपॉइंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है कि ये किन प्रोविजन के बेसिस पर ये जो इशू है वो देखने को मिला है। राइटर ने यहाँ पर बोला है कि देखो हम क्या देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 जो है उसमें डिवीजन ऑफ पावर है।
ओके। और उसमें अलग अलग लिस्ट में जो पॉइंट है या फिर जो भी सब्जेक्ट है उनको डिवाइड कर रखा है। तो एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट और सेंटर दोनों के दोनों इस पर जो है अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। तो राइटर ने बोला है कि बना तो सकते हैं और स्टेट के जो रूल्स हैं वो खत्म भी हो सकते हैं अगर सेंटर ने उसी के ऊपर उसी पॉइंट के ऊपर लॉ बनाया है और सेंटर के लॉ को प्रेफरेंस वहां पर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 254 जो है उसमें इस बात को रखा गया है कि अगर पार्लियामेंट लॉ और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिले तो प्रायोरिटी दी जाएगी सेंटर के लॉ को, पार्लियामेंट के लॉ को। लेकिन 254 को आपको फोकस करके पढ़ने की जरूरत है। 254 में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि पार्लियामेंट के लॉ के अलावा जो भी सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि यूजीसी या जो भी अदर इंस्टीट्यूट हैं, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए यहाँ पर नहीं बोला गया है। तो राइटर ने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो फोकस किया जाना चाहिए। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर स्टेट के पास में होनी चाहिए, ना कि सेंटर उनमें एनक्रोच करे। मतलब जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसको यूनिटरी सिस्टम पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके ये जो भी वाइस चांसलर का इश्यू प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको सॉल्व करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया ने टारगेट लिया है कि 2030 तक हम क्या टारगेट करेंगे, $2 ट्रिलियन का हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो इसी के ऊपर फोकस करते हुए हमारी जो कंट्री है वो अलग अलग कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उन नेगोशिएशन के ऊपर फोकस कर रही है। स्पेसिफिक प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, जो यूरोपियन यूनियन, साथ ही साथ में ब्रिटेन और भी अदर कंट्रीज हैं, स्पेसिफिक यूरोपियन कंट्रीज के साथ में इंडिया फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक हमें फोकस करना है। सिर्फ एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के अलावा जो भी जैसे एम्प्लॉयमेंट, इन सभी के ऊपर भी हमें इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पॉइंट्स हैं इनमें डिस्कशन करना चाहिए, तभी जाकर के जो रिजल्ट है वो निकल करके आएगा। और जो एक बेसिक सिर्फ एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के अलावा जो भी और बेसिक रिलेटेड इशू है उनको भी हमें सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के है और स्पेसिफिक हम इस पर फोकस करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट डाटा हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि क्लाइमेट डैमेज जो हो रहा है इसके लिए पे कौन करेगा। अभी COP27 की जो मीटिंग चल रही है इसमें पहली बार जो है, इससे पहले भी 2009 में अगर हम देखें तो फंडिंग की बात की गई थी कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज को पैसा देंगे। अब यहाँ पर G20 की जो अभी समिट चल रही है उसमें स्पेसिफिक फोकस किया गया कि इंडोनेशिया को कोल से एलिमिनेट करवाने के लिए 2050 तक का जो उनका टारगेट है कि जीरो एमिशन टारगेट या कोल एलिमिनेट टारगेट जो है उसको सरवाइव करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करवाने के लिए स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा। किसके द्वारा स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा? यूएस और जापान, ये दोनों कंट्री मिलकर के इंडोनेशिया के टारगेट को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। मतलब वहां पर मनी इन्वेस्ट किया जाएगा इन दोनों कंट्री के द्वारा। $20 बिलियन जो है वो उसमें यहाँ पर फोकस करेंगे, मनी उनको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि COP27 में भी इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर तो G20 में तो इन दोनों कंट्री ने मिलकर के बोला कि इंडोनेशिया में जो एलिमिनेशन है उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन COP27 की जो मीटिंग चल रही है उसमें तो इस बात के ऊपर फोकस किया गया है। इस बार हर बार के अलावा इस पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया गया है कि भाई फंडिंग जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने एमिशन ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया और जो पुअर कंट्रीज है उनको इफेक्ट हुआ, तो उनको कंपनसेट करने के लिए मनी दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनी कंपनसेशन की ज़रूरत क्यों है। कंपनसेशन की ज़रूरत इसलिए है कि अगर हम 1900 से और अब तक अगर हम कंपैरिजन करें तो डेवलप्ड कंट्री जो हैं उनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ और ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो भी उन्होंने सबसे ज़्यादा किया। हालांकि डेवलपिंग कंट्री जो है
उन्होंने भी टाइम के साथ में अपने यहाँ पर फोकस किया और अभी भी प्रेजेंट टाइम में उनके यहाँ पर खूब एमिशन देखने को मिल रहा है। लेकिन उनकी ज़रूरत है, अगर उनको आज रोका जाए या उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाए तो एक तरीके से उनके खिलाफ में एक जो भी बेसिक रूल्स हैं उनके खिलाफ में वायलेशन होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो डेवलप्ड कंट्रीज ने एमिशन किया और जैसे कि रूरल अफ्रीका जो है वहाँ पर एक फार्मर है, तो ये ऐसे कंट्री हैं जिन पर एमिशन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यूएस, रशिया ऐसे कंट्री है जिनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर यील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। साथ ही साथ में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही इससे इफेक्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे एरिया जहाँ पर हीट वेव्स एक मेजर इशू देखने को मिला है वहाँ पर भी इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो लेबरर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये सारा इशू होता है किसकी वजह से, एमिशन होने की वजह से, और एमिशन होने की वजह से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ डाटा की बात की गई है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक पॉपुलर न्यूज़ लेटर फिनशोट में या ये बात रखी गई कि ये जो पेमेंट है ये कौन डिसाइड करेगा और कितना पेमेंट करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन किया गया। आवर वर्ल्ड इन डाटा.org जो है इसमें बात रखी गई है कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है वो ये दिखाता है कि 1751 से 2017 के बीच में अगर हम डिस्कस करें तो 47% ऑफ द CO2 एमिशन केम फ्रॉम द यूएस एंड द EU 28 इन टोटल जस्ट 29 कंट्रीज। तो इन 29 कंट्रीज से 47% एमिशन जो है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। अब ये जो एमिशन होता है इसकी वजह से कितना इफेक्ट होता है, तो हम दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर पॉजिटिव भी हो रहा है और कहाँ पर नेगेटिव भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक पेपर है स्प्रिंगर लिंक, उसमें एक बात रखी गई कि इस क्लाइमेट चेंज के बेसिस पर जो डाटा है, अगर उसमें 1990 से 2014 के डाटा को अगर हम फोकस करें और उन लॉस के बारे में अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर या साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो नेशन है उसमें 1 to 2% पर कैपिटा जीडीपी जो है उसका इफेक्ट देखने को मिला है, डिक्रीज हुआ है। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर यील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। मतलब कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एग्रीकल्चर है वो कम हुई है, उससे प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है। ये वो एरिया है जहाँ पर पहले जो प्रोडक्शन होता था उसके लिए जितना टेम्परेचर चाहिए था उतना अवेलेबल था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर यील्डिंग जो है वो कम हो गई। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कनाडा की हम बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है तो वहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिला है। तो वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो भी देखने को मिले हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो इसकी वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से अगर हम बात करें तो पूरा कनाडा जो है उससे बेनिफिशियल नहीं है। बहुत सारा कनाडा एरिया ऐसा है जहाँ पर फ्लडिंग जैसे इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2050 तक अगर हम बात करें तो $17 बिलियन की जो कॉस्ट है वो कनाडा में देखने को मिलेगी और वहाँ पर इफेक्ट भी इसका देखने को मिलेगा। इतना इफेक्ट आएगा, इतना वहाँ पर कॉस्ट आएगा, फ्लडिंग की वजह से इतना इशू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया के एमिशन की तो इंडिया ने लास्ट ईयर 2017 में टारगेट फिक्स किया था और इससे पहले भी 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बेसिस पर जो एनडीसी टारगेट डिसाइड किए गए थे जिसमें फॉसिल फ्यूल को एलिमिनेट करने की बात रखी गई थी, तो इंडिया ने उसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया है, स्पेसिफिक उसके ऊपर टारगेट किया है और उनको एलिमिनेट करने की एक तरीके से कोशिश की है। बहुत सारा इंडिया ने अपनी तरफ से एमिशन को टारगेट करने की, उसको रेगुलेट करने की भी कोशिश की है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में कोल के ऊपर इंडिया की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो एकदम से इंडिया जो है उसको एलिमिनेट नहीं करना चाहता है क्योंकि धीरे धीरे जो है उसके अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर इंडिया आना चाहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में क्लियरली बोला गया है कि इंडिया जो है उन्होंने फेज आउट जो टर्म है उसको एलिमिनेट करके फेजिंग डाउन ऑफ कोल जो है उसके ऊपर फोकस किया ताकि टाइम के साथ में टारगेट के अकॉर्डिंग जो है वो हम क्या करें,
इनको एलिमिनेट कर पाएँ। तो यहाँ पर आर्टिकल में कंक्लूज़न में एक पॉइंट बोला गया है कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमने टारगेट रखा था, उस तक ही हमें रोकना होगा, नहीं तो इसकी वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, आइस मेल्ट होगी, सी लेवल इंक्रीज़ होगा, फ्लडिंग जैसे इश्यू होंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्रिएट होंगे। आईपीसीसी की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इश्यू जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर G20 की इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है उसी के बारे में बात की गई है कि इंडिया का जो टारगेट है वो विमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर स्पेसिफिक फोकस रहेगा। यहाँ पर पेंगोंग सो लेक की बात की गई है कि इंडिया ने भी पेंगोंग सो लेक वाले एरिया जो है वहाँ पर चाइना के साथ में compete करते हुए वहाँ पर भी अपने न्यू डॉक्स और अपग्रेडेड स्पीड बोट जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। देखो, पेंगोंग सो लेक की अगर हम मैप को व्यू करें तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पेंगोंग सो लेक है और देखो ये फिंगर है। फिंगर मतलब इस तरीके की जो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उनको बोला जाता है फिंगर। तो यहाँ पर पहले क्या इशू था, इस तरीके से डिवीजन देखने को मिलता था। यहाँ तक जो है वो चाइना वाले जो जो भी सोल्जर है वो एक तरीके से अपना रोल प्ले करते थे, लेकिन 2020 में इशू क्या देखने को मिला कि चाइना ने यहाँ पर इस एरिया को एनक्रोच करने लगी और वो यहाँ तक इस एरिया तक जो है वो अपने आप को और ज़्यादा इंक्रीज करने लगे कि यहाँ तक हमारी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसी को लेकर के इशू क्रिएट हुआ था। गालवान वैली जो एरिया है वहाँ पर इशू जो है वो इंक्रीज हो गया था। फिर इसके बाद में इंडिया ने यहाँ का जो सर्दर्न पार्ट है उसको माउंटेनियस रीजन को अपने अंदर एनक्रोच करके चाइना को काउंटर करने की कोशिश की थी और इसके बाद में डिसएंगेजमेंट जो प्रोसीजर है वो भी स्टार्ट हुआ। हालांकि उसका भी जो रिजल्ट है वो नहीं निकल करके आया है और दोबारा से चाइना जो है वो इस रीजन में, मतलब हमारा जो ईस्टर्न लद्दाख वाला जो रीजन है, एलएसी वाला जो पार्ट है, वहाँ पर उन्होंने अपनी जो एनक्रोचमेंट है, अपनी जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे इशू जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और इसीलिए इंडिया जो है वो भी अपनी अवेलेबिलिटी को इसको लेकर के फोकस कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या होता है कि समर और विंटर रीजन में, यहाँ पर जब समर सीजन होता है तो उस टाइम में जो भी यहाँ पर ग्रासलैंड वाला एरिया होता है उसमें यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में रहने वाले लोग अपने एनिमल्स को भेजते हैं, लेकिन जब से ये इशू चला है तब से यहाँ के जो लोकल पर्सन है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो अपने एनिमल्स को यहाँ पर नहीं सेंड कर सकते हैं, जिनकी वजह से उनकी इकोनॉमी, उनकी जो भी हाउस कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो ये जो इशू है इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, जो भी डिसीजन है वो होना चाहिए ताकि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन बेहतरीन हो और यहाँ पर जो लोकल पर्सन रहते हैं उनके जो भी राइट्स हैं उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर के डिस्कशन है कि देखो, अफगानिस्तान में जब से तालिबान रूल आया है कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर तालिबान जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर एस्टेब्लिश हो। तो इसी को डिस्कस करने के लिए मॉस्को में एक टॉक होगी और जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कंट्री जो हैं जैसे कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, ये सभी कंट्री जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। देखो, अभी वैसे अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर मानने के लिए तैयार तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक फोकस किया है कि इस्लामिक जो लॉ है उनके अकॉर्डिंग वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उन सभी को उन्हीं के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट हैं कि वर्ल्ड लेवल पर अगर एस्टेब्लिश करना है तो कुछ बेसिक जो लॉज हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के हो गए, वीमेन को लेकर के हो गए, चाइल्ड को लेकर के हो गए, एजुकेशन को लेकर के हो गए, इन सभी के ऊपर फोकस करना होगा तालिबान को, तभी जा कर के जो एक स्टेबिलिटी है वो देखने को मिल सकेगी और अफगानिस्तान में जो इशू हैं उनको भी सॉल्यूशन उनका भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर और यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है, देखो अभी जो G20 की मीटिंग है इन्हीं के पॉइंट पर जो है वो बेसिक डिस्कशन हुआ यूएस के बीच में और ब्रिटेन के बीच में। अब सभी को पता है कि ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, तो इनके बीच में डिस्कशन हुआ और दोनों ने फोकस किया अलग अलग पॉइंट के ऊपर, जैसे इंडो पैसिफिक, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर किया गया। ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर लुला और उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर फोकस किया है कि 2025 की जो यूएन की क्लाइमेट टॉक जो हो, ओके, मतलब
कोप 30 की जो मीटिंग हो वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने बोला है कि वो मीटिंग हो सकती है अमेजन रेन फॉरेस्ट में। अमेजन जो है अमेजन रिवर जहाँ पर फ्लो करती है वहाँ पर ये रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन ऐसा टाइम के साथ में देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो एरिया है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, और फिर हमारी जो अर्थ है उसके लंग्स बोले जाते हैं ये, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा क्लीन करते हैं जो भी एमिशन होता है फॉरेस्ट जो है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ट्रैप करते हैं, ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज करते हैं। तो ये जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर, मतलब अमेजन वाला एरिया, मतलब ब्राज़ील में फोकस करने की बात की जा रही है कि यहाँ पर कोप 30 की मीटिंग ऑर्गेनाइज हो सकती है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे कि डेली क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है, इसके अलावा डेली करंट अफेयर जो सीरीज है उसको भी आप व्यू कर सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी जो डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस जो सीरीज है उसमें आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो डाटा है वो वहाँ पर कवर करवाए जाते हैं। हाँ, न्यूज़ को लेकर के आप इसको डेली बेसिस पर व्यू कर सकते हो। लास्ट जो वीडियोस हैं उनको भी आप डिस्कस एंड व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।